आपको तो सिंपली क्या करना है, अपन उसकी बात करते हैं, है ना, सीधी बात, नो बकवास। यस जब डिपेंडेंट ब्रांच का केस हो, जब डिपेंडेंट ब्रांच का केस होगा तो आप बनाओगे एक ब्रांच अकाउंट। और ब्रांच अकाउंट में क्या क्या है, तो सर सबसे पहले H1 ब्रांच को क्या माना, डेटर। तो डेटर का होता है डेबिट बैलेंस। तो सबसे पहले आएगा एक ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस। ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस अगर हम अकाउंट्स की भाषा में बोले तो इट इज बेसिकली बंच ऑफ नेट एसेट्स। नेट एसेट्स में क्या जाएगा, स्टॉक, डेटर, कैश और फिक्स एसेट्स। और इस तरफ आ जाएगा ब्रांच लाइबिलिटी अगर कोई है तो ब्रांच का डेबिट बैलेंस, जैसे मैंने बोला ब्रांच के पास 50,000 का स्टॉक था, 1 लाख के डेटर्स थे, 25,000 का कैश था और 1.25 लाख रुपए की हमारी फिक्स एसेट्स थी, ये हो गए 3 लाख रुपए। इस तरफ ने बोला कि यार 20,000 रुपए के क्रेडिटर्स पड़े थे, तो ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस क्या कहलाएगा, 280, जो ब्रांच की नेट एसेट्स होगी। कहां पे काम आएगा, क्वेश्चन नंबर 3 में अपने नोट्स के, क्योंकि जहां पर हम बोलेंगे ब्रांच अकाउंट का डेबिट बैलेंस 10,000 रुपए, हम बोलेंगे कि सर इसमें ब्रांच की असेट्स और नेट होके आ गई। याद है कुछ, बोलो बच्चों। यस सर। यस सर। चलिए अब आगे, जब ब्रांच अकाउंट हम बनाएंगे तो वहां पर दो ऑप्शन हो सकते हैं। एक, ब्रांच को माल भेज रहे हैं आईपी पे लेकिन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कॉस्ट पे। अगर कॉस्ट पे रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो जो गुड्स सेंट की और स्टॉक की मूवमेंट की एंट्री होगी एच और ब्रांच के बीच, उसमें 2 एंट्री होंगी या एक एंट्री होगी, जल्दी से बोलो, 2 एंट्री या एक एंट्री। अच्छा मैं पहले तो इसको म्यूट पे डालूंगा ताकि ढंग से रिकॉर्डिंग हो सके। हाँ, और आप लोग मैसेज मैसेज में खेलेंगे मेरे साथ कि आप क्या आंसर देना चाह रहे हैं। हाँ, तो सर अब बताइए आप, फाइनली 2 एंट्री या एक एंट्री, बताओ मालिक, 2 एंट्री या एक। तो आंसर है सर 2 एंट्री होती हैं अगर हम आईपी पे माल भेज रहे हैं तो, और कॉस्ट पे भेजेंगे तो एक एंट्री। कितने तरह के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे, 3 तरह के, डायरेक्ट ट्रांजेक्शन बिटवीन एचओ ब्रांच, बिटवीन एचओ एंड थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ ब्रांच, बिटवीन ब्रांच एंड थर्ड पार्टी ऑन बिहाफ ऑफ एचओ। और क्या कंसीडर नहीं करना है, वो सारे ट्रांजेक्शन जो ब्रांच ने थर्ड पार्टी के साथ डायरेक्टली करे हैं जिसमें एचओ इन्वॉल्व नहीं हुआ है, वो यहाँ पर नहीं आएगा। ये हमारा हो गया ब्रांच अकाउंट। सबसे पहले क्या आएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। इसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहले स्टॉक एट आईपी, अगर आईपी पे स्टॉक आया तो बाय स्टॉक रिजर्व विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। फिर आएगा डेटर, फिर आएगा कैश, और फिर आएगा फिक्स एसेट्स काय पे, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी पे। फिर यहां पर आ जाएगा क्रेडिटर्स, अगर ब्रांच में कोई क्रेडिटर है तो, वैसे बहुत रेयरली किसी क्वेश्चन में देखने को मिले, नहीं मिलते। अब हमने ब्रांच को माल भेजा, क्या एंट्री होगी, मेरे लिए ब्रांच ही डेटर है तो क्या एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। काय पे होगी, आईपी पे होगी, तो तुरंत इसकी लोडिंग रिवर्स हो जाएगी बाय गुड्स एंड टू ब्रांच विद द अमाउंट ऑफ लोडिंग। अगर ब्रांच ने माल वापस कर दिया तो सर ये जो 2 एंट्री करी इसको उल्टा कर दो, गुड्स एंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, तो बाय गुड्स एंड टू ब्रांच। अच्छा रिटर्न किस पे होगा, आईपी पे या कॉस्ट पे, जल्दी बोलो, आईपी पे या कॉस्ट पे, आईपी पे। सर तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, अगर आपने मुझे भेजा आईपी पे था तो वापस भी आईपी पे ही मिलेगा। तो यहाँ पे जाएगा टू गुड्स एंड टू ब्रांच, ये क्या है, ये हो जाएगा लोडिंग ऑन रिटर्न। फिर इसके बाद हमने ब्रांच को पैसे दिए तो आ जाएगा ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ब्रांच के खर्चे डायरेक्टली पे कर दिए तो भी ये एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। मैंने ब्रांच की लॉयल्टी डायरेक्टली पे कर दी तो भी ये एंट्री होगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। सर ब्रांच ने मुझे पैसा भेजा तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ब्रांच के डेटर ने डायरेक्टली मुझे पेमेंट कर दिया, अगेन कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। और सर ये हमेशा रेमिटेंस, कभी क्वेश्चन देगा या हमको ही निकालना पड़ेगा हमेशा, तो मैक्सिमम टाइम ये हमको ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा वर्किंग नोट नंबर 1। अगर मैंने ब्रांच को कोई असेट्स और भेजी तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स, या ब्रांच ने फिक्स असेट्स खरीदी
और उसका पेमेंट डायरेक्टली मैंने कर दिया तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश। बस यही कुल मिला के एंट्रीज हैं जो सिंपल लेटर मेथड में आपको देखने को मिलेंगी। इतना करने के बाद आ जाएगा आपका ईयर एंड, और जब ईयर एंड आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ओपनिंग था वही क्लोजिंग हो जाएगा बाय क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स। क्या क्या आएगा इसमें, डेटर क्वेश्चन देगा या आप निकालोगे, सर हमेशा हमको निकालना है। क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन देगा या हमें निकालना है, सर हमेशा हमको निकालना पड़ेगा, और ये निकलेगा काय पे, आईपी पे। तो अगर ये आईपी पे निकला तो यहाँ पे क्या जाएगा, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व, टू क्लोजिंग स्टॉक रिजर्व। फिर और क्या आ सकता है, क्लोजिंग कैश। जनरली कौन सा केस होता है, जब ब्रांच को हम बोलते हैं कि हाँ भाई पेटी कैश मेंटेन करो ताकि छोटे मोटे खर्चे आप खुद डायरेक्टली पे कर सको। और जब ब्रांच डायरेक्टली अपना कुछ खर्चा पे करेगा तो हम उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि मेनू की, याद है ना, मेनू की। फिर इसके बाद जो क्लोजिंग फिक्स एसेट्स आएगी वो हमेशा क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी पे आएगी, और इतना लिख दिया आपने तो बैलेंसिंग फिगर में ये मिल गया ब्रांच का नेट प्रॉफिट, जो चला जाएगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस। बस सर भाई साहब बस इतना ही होता है हमेशा। अब आप बताओ सर, व्हाट अबाउट 3 वर्किंग नोट्स। तो वर्किंग नोट नंबर 1 रेमिटेंस। तो रेमिटेंस में क्या होगा, जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे उनमें दो ही चीजें हैं। अगर ब्रांच को सारा माल मैं भेज रहा हूँ, ब्रांच के सारे खर्चे मैं पे कर रहा हूँ, ब्रांच की लाइटिंग में पे कर रहा हूँ, तो ब्रांच तुम्हें पैसों की जरूरत ही नहीं। तो तुम एक काम करो, फुर्ती में ये पैसा मुझे रेमिट करो। तो यहां पर क्या आएगा, कैश सेल्स और सिर्फ कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। अगर ब्रांच थोड़ा सा पेटी कैश मेंटेन कर रही है तो फिर यहां पर होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इंप्रेस्ड या ओपनिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश। फिर इसके अलावा जो खर्चे ब्रांच ने करे वो यहाँ पे माइनस होंगे, एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच। और उसके अलावा अगर लोकल परचेज ब्रांच ने खुद किया है और उसका पेमेंट करा है तो लोकल परचेज बाय ब्रांच। फिर माइनस क्लोजिंग इंप्रेस्ड, दो नाम है, पेटी कैश भी बोल सकते हैं, इंप्रेस भी बोल सकते हैं। तो क्लोजिंग इंप्रेस्ड, ये जो बैलेंसिंग फिगर आया बस ये आपका रेमिटेंस आ जाएगा। अच्छे से रट लेना, इतने ही लिखना है, इसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सब आ गया। सर दूसरी चीज, आपको ब्रांच डेटर्स का भी क्लोजिंग निकालना है, तो या तो आप बना दो मेमोरेंडम डेटर अकाउंट, ब्रांच डेटर अकाउंट, या फिर स्टेटमेंट से चलने दो। स्टेटमेंट लिखोगे तो क्या क्या आएगा, ओपनिंग बैलेंस, फिर ऐड क्रेडिट सेल, फिर लेस सेल्स रिटर्न। अब सेल्स रिटर्न दो हो सकती हैं, एक हो सकती है टू ब्रांच और दूसरी हो सकती है डायरेक्ट टू एचओ। डिस्काउंट अलाउड, कलेक्शन या डायरेक्ट पेमेंट टू एचओ। फिर और बोलो सर, डिस्काउंट हो गया, बेड डेट, तो ये आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका वर्किंग नंबर 3। वर्किंग नंबर 3 क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और क्लोजिंग स्टॉक निकलेगा काय पे, आईपी पे। जब आईपी पे निकलेगा तो पहले आप विजुलाइज करो यार ब्रांच के पास स्टॉक के नाम पे क्या क्या होगा। तो देखो अगर मैंने ऐसा खाता बना दिया तो आप ऐसा समझ लो ओपनिंग स्टॉक होगा, क्लोजिंग तो अपने को निकालना है बैलेंसिंग फिगर में, तो यहाँ पे आ जाएगा टू ओपनिंग ब्रांच स्टॉक। खाता बनाना है तो खाता बना लेना, स्टेटमेंट बनाना है तो स्टेटमेंट बना लेना। फिर इसके बाद टू गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, फिर टू ट्रांसफर रिसीव, याद है इंटर ब्रांच ट्रांसफर,
ट्रांसफर रिसीव, फिर सरप्लस ऑफ स्टॉक, और फिर सेल्स रिटर्न। बस कुल मिला के इतनी ही चीजें हैं जो ब्रांच स्टॉक में आएंगी। तो क्रेडिट में क्या आएगा? गुड्स सेंड टू ब्रांच, रिटर्न टू एचओ, फिर सेल्स, कैश सेल्स एज वेल एज क्रेडिट सेल्स, बाय ट्रांसफर टू अदर ब्रांच, बाय शॉर्टेज। तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया आपका बाय बैलेंस कैरी डाउन क्लोजिंग स्टॉक। रट लो अच्छे से, इतने ही पॉइंट होंगे, इसके ऊपर एक पॉइंट नहीं होगा बेटा, मैं गारंटी दे रहा हूं। समझ में आया क्या? जल्दी बोलो। अच्छा, जब इंटर ब्रांच ट्रांसफर होगा तो हम क्या करेंगे? इंटर ब्रांच, आप ऐसे अंगूठा भी दिखा सकते हैं तो मुझे समझ में आ जाएगा, आप देख रहे हो उसके सामने। तो इंटर ब्रांच ट्रांसफर होगा तो क्या होगा? तो वो हमेशा बाया एचओ होगा। बाया एचओ का मतलब जिसने ट्रांसफर किया उसको हम क्रेडिट देंगे, तो जिसको ट्रांसफर मिला उसको डेबिट देंगे। जिसने ट्रांसफर किया अगर हमने उसको क्रेडिट दिया तो डेबिट में उसकी लोडिंग रिवर्स होगी। जिसको ट्रांसफर मिला अगर वो डेबिट होगा आईपी पे तो उसकी लोडिंग ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी। बस इतना अगर आपने रख लिया तो आपसे सिंपल लेटर का क्वेश्चन गलत नहीं हो। चलो सर, कोई क्वेश्चन बताओ करके। मैं थोड़ी बताऊंगा करके, आप करके बताओगे। मैं आपको बस बताता जाऊंगा कि ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। तो मैं आपको दे रहा हूं एक, तो अपने नोट्स का क्वेश्चन नंबर 2 करना है अपने को, एक करना है क्वेश्चन नंबर 3, और एक था ये वाला। देखो आपके नोट, आपके मॉड्यूल में इलस्ट्रेशन 1A करके था, बकिंगम। बच्चों, बकिंगम के नाम से था। लो जी, बकिंगम ब्रदर्स have a branch at Nagpur. They send goods at cost to their branch at Nagpur. कितनी अच्छी बात बताई उन्होंने। ये कॉस्ट पे माल ट्रांसफर कर रहा है तो कोई ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉकिज्म नहीं होगा। गुड सेंड की एक एंट्री होगी, गुड्स रिटर्न की भी एक एंट्री होगी, और इंटर ब्रांच ट्रांसफर की सिर्फ 2 एंट्री। एक एंट्री ट्रांसफर की बुक्स में और एक एंट्री ट्रांसफरी वाले कॉलम में। दैट्स इट। चलो आगे। हाउएवर डायरेक्ट परचेस आर आल्सो मेड बाय द ब्रांच। कुछ माल ब्रांच डायरेक्टली परचेस करता है, हालांकि फॉर विच पेमेंट आर मेड एट एचओ। लेकिन उसका पेमेंट कौन करता है? एचओ। तो घूम फिर के बात तो एक ही आई। मैं ब्रांच को माल खरीद के भेजूं या ब्रांच से बोलूँ तू खरीद ले और पेमेंट मैं कर देता हूँ, तो दोनों केस में एंट्री वही होगी। अब आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन द बुक्स ऑफ एचओ बाय डेटर मेथड। सर, डेटर मेथड में बहुत सीधा रूल है, 2 बार पढ़ने की जरूरत नहीं होती, एक ही बार से काम चल जाता है अगर आप अच्छे से पढ़ो और अच्छे से करो तो। सुबह जैसे ना करो तो। सुबह तुम लोगों ने मुझे बहुत दुखी कर दिया था। चलिए, इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करवाने की जिम्मेदारी हम देते हैं सिर्फ 2 लोगों पे। 2 लोग ही आंसर देंगे इसका। कौन से 2 लोग आंसर देंगे? एक देंगे संजना नागला जी, और एक दोगी ऋषिका जी। अब देखो लोग अब भरना शुरू करेंगे। तो ये 2 लोगों को हमने मौका दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को करवाइए। ये हमने बनाया सिर्फ ब्रांच अकाउंट, मैं नहीं बना रहा क्वेश्चन खाता। तो संजना जी,
अनम्यूट कर लीजिए, मैंने आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दे रखा है। और बाकी लोग बताएंगे इन्होंने सही किया या गलत किया। चलो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ओपनिंग बैलेंस। बोलो संजना जी, बोलो ऋषिका जी, क्या आप अनम्यूट नहीं कर पा रहे अपने आप को? यस सर। चलो, ये है आपके सामने क्वेश्चन। सबसे पहले मैं क्या लिखूं, ये हेडिंग है और जल्दी जल्दी बोलना है। ये हेडिंग है अपनी, एचओ के लिए ब्रांच कौन है, डेटर। क्या लिखते हैं सबसे पहले, जल्दी बोलो। संजना जी भाग गई हैं, यहीं पे ही है। दोनों ठुस्सू टू ओपनिंग, अभी ऊपर फॉर्मेट लिखा था तो भी आंसर नहीं दे रहा, बताओ। टू ओपनिंग ब्रांच एसेट्स, और उसमें क्या क्या है, कैश है 2000, डेटर से 25,000। कैश 2000, डेटर 25,000। दो स्टॉक है, एक स्टॉक फ्रॉम एचओ और एक स्टॉक है डायरेक्ट परचेस। खैर अंतर नहीं पड़ रहा क्योंकि दोनों कॉस्ट पे ही है। तो सर 24,000 और 16,000। अब आगे बोलिए सर। अब इसके बाद क्या, ये तो हो गए चारों, ओपनिंग कैश, ओपनिंग डेटर्स, ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। अब इन्होंने बोला कैश सेल, क्या लिखूं एंट्री इसकी, संजना जी? चलो युवराज जी, मुझे तो लेकिन पूछना उनसे ही है, संजना से। बताओ संजना, बताओ ऋषिका, कैश सेल की एंट्री क्या करोगी, क्रेडिट सेल की एंट्री क्या करोगी, जल्दी से। अरे जल्दी बता, मुझे पनवेल निकलना है। मोहित अख्तर बताओ। सूर्यांश अग्रवाल आप बताओ, कोई तो बताओ रे। अब तो उल्टा ये बोलो, कोई तो बता दो। क्या भाई, क्या हुआ? नहीं होगी सेल की एंट्री, क्योंकि ब्रांच हमारे लिए डेटर है और ये ब्रांच और और उनके ग्राहकों के बीच की आपस की बात है। तो चाहे आप नगद बेचो चाहे उधार बेचो, मेनू की इसकी एंट्री नहीं होगी। क्या डायरेक्ट परचेज की एंट्री होगी? तो सर देखो ऐसा है, अगर आज हम बोल देते कि ब्रांच लोकली माल खरीदना है और पेमेंट भी खुद ही करना है, तो फिर हम बोलते मेनू की। लेकिन ऊपर हमने पढ़ा था कि ब्रांच डायरेक्ट परचेस करती है लेकिन उसका पेमेंट एचओ करता है। तो ब्रांच के लिए परचेस होगा, मुझे तो ब्रांच के बिहाफ पर पेमेंट करना पड़ा। तो एंट्री हो जाएगी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ब्रैकेट में लिख सकता हूं मैं डायरेक्ट परचेस, और ये आ गया 45,000। फिर इसके बाद रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स, बोलो। मैंने आपको ऑप्शन दिया है, आप अपने आप को अनम्यूट करके फिर म्यूट कर सकते हैं। यस, रिटर्न फ्रॉम कस्टमर्स। सर कोई में नहीं होगा, मेनू की। मेनू की, क्योंकि ये और उसके डाटा के बीच की बात है। मेनू इससे भी मतलब नहीं है, या इसको भी मैं बोल दूं मेनू की? नहीं सही सर मतलब है। मैंने ही भेजा है। मतलब है सर। तो ब्रांच गुड्स एंड टू ब्रांच। टू गुड्स एंड टू ब्रांच। ट्रांसफर फ्रॉम एचओ फॉर पेटी एक्सपेंसेस, मेनू की या मेनू मतलब है? मतलब सर मतलब है, मतलब क्योंकि मैंने ब्रांच को पैसा भेजा है। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, ब्रैकेट में फॉर पेटी एक्सपेंसेस, कितना भेजा?
4,000 रुपए। तो मैंने इन दो से मतलब था। बेड डेट, सर बेड डेट मेनू मेनू की। डिस्काउंट टू डेटर्स, मेनू मेनू। रेमिटेंस टू एचओ, ब्रांच ने एचओ को पैसा भेजा, सर ये काम का है। सर और क्रेडिट ये पैसा ब्रांच ने भेजा और मुझे मिल गया। तो कैश अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, यस सर 1,65,000। 65,000 और फिर लिखा है ब्रांच ने पैसा भेजा और रास्ते में। तो बताओ इसकी एंट्री करेंगे कि नहीं करेंगे? सर कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच Cash in- अकाउंट। मेनू बढ़िया, है मतलब इसकी एंट्री करेंगे क्योंकि ब्रांच ने तो पैसा भेज दिया है। अब ब्रांच की किताबों में कुछ होना नहीं है, और ब्रांच तो वैसे भी किताबें बना ही नहीं रहा था। अगर मैं अपनी किताबों में नहीं लाऊंगा तो फिर उसको घर की बैलेंस शीट में शो कैसे करूंगा? तो मुझे एब्सोल्युटली जो कैश मिल गया वो भी लिखना है, और जो गांधी जी रास्ते में है वो भी वो भी लिखा लिखना है। कितने हैं गांधी जी? 5। है। तो ब्रांच की ओर से अगर हम ध्यान से देखें तो 1,70,000 रुपए आ चुका है। अब आगे, ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्टली पेड बाय एचओ, मेनू की। ओ सर आएगी इसकी एंट्री ब्रांच टू आएगी कैश। ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस पेड 30,000। अब आ गए हम क्लोजिंग पे। तो सर हमने ऊपर बोला था कि सर रेमिटेंस को हम बैलेंसिंग में निकालेंगे, लेकिन ये तो क्वेश्चन ने दे दिया, क्वेश्चन ने ये नहीं दिया। तो अब आपको ये एडजस्ट करना पड़ेगा और बैलेंस पे ये निकालना पड़ेगा, यानी अब ये यहाँ पे आ जाएगा और ये ऊपर माइनस हो जाएगा। चलो सर, क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक का दे रखा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट काम था वो तो दे ही दिया। बाय क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स, स्टॉक फ्रॉम एचओ 10,000 जीवन से और डायरेक्ट। परचेज कर तो जो डायरेक्ट परचेज वो 10,000 है एचओ का 15,000 है। और एचओ का 15 है। पेटी एक्सपेंसेस ब्रांच ने पे करे 4,000। हाँ सर, इसलिए तो हमने ब्रांच को भेजे थे पैसे, खर्च कर लेना बेटा। हाँ जी, बोलो। यस सर यस सर यस सर। अब आगे सर, क्या हम मान सकते हैं कि ब्रांच के अगर डायरेक्ट परचेस पर पेमेंट एचओ कर रहा है, डायरेक्टली खर्चे भी एचओ पे कर रहा है, और फुटकर खर्चों के लिए जो पैसा लग रहा है वो भी एचओ भेज रहा है, क्योंकि ये खर्चा ब्रांच ने तभी किया जब एचओ ने उसको पेटी खर्चों के लिए पैसा भेजा। तो ब्रांच के पास तो फिर जितना पैसा आएगा वो उसने एचओ को ट्रांसफर कर देना है, और उसके पास जितना ओपनिंग पेटी कैश होगा उतना ही क्लोजिंग होगा। क्लोजिंग पेटी कैश होगा, 2,000। तो सर इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी कौन है? डेटर्स। डेटर्स। तो डेटर्स का हमको वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। उठा लो भाई कैलकुलेटर, मैं कोई वर्किंग नोट नहीं बना रहा। सर ब्रांच ने कुल मिला के 1,70,000 रुपए भेजे, ठीक है सर, 170 भेजे। इसमें से 45,000 तो कैशियल के थे, हाँ तो माइनस कर दो। तो बचा हुआ जो 1,25,000 आया वो कहां से आया? डेटर्स से। बचा हुआ 1,25,000 जो कलेक्शन आया वो कहां से आया? डेटर्स से। अब जरा डेटर उठाओ। क्रेडिट डेटर ओपनिंग 25, क्रेडिट सेल 31 हो गया, 1,55। 1,55 हम मान रहे हैं कि ये क्रेडिट कस्टमर ने वापस किया है। 1,55 माइनस कर 3, 1,52, 1,52 माइनस 25 2,000 का कलेक्शन डिस्काउंट है 27,000। 24,000। 1,000 का बेड डेट 26,000, 2,000 का डिस्काउंट 24,000, और कुछ दिख रहा है क्या? नहीं सर 24,000 आएगा। क्लोजिंग डेटर 24,000, और ये आ गया आपका बैलेंसिंग फिगर में ब्रांच का नेट प्रॉफिट। हो सकता है लॉस भी आ सकता है, और ये चला जाएगा जनरल पीएनएल।
170 प्लस 15 प्लस 10 प्लस 2 प्लस 24 माइनस 25,000 सर 15,000 का प्रॉफिट। माइनस 45,000। हाँ 15,000 का प्रॉफिट। ओके एब्सोल्युटली ये 15,000 का प्रॉफिट आ गया। मेरे साथ साथ कर रहे थे या बस मुझसे ही करवा रहे हो? कर रहे थे सर। सब कर रहे थे। सब लोगों से पूछा हूँ मैं। कर रहे थे। चलो मान लेता हूँ आपकी बात। वैसे तुम बदमाश बच्चे हो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है मानने में, लेकिन ठीक है, मान लिया। लो सर, पीएम का क्वेश्चन नंबर 4 था। पीएम का क्वेश्चन नंबर 4 वाइड स्प्रेड के नाम से था। कोई बड़ी बात नहीं है, एग्जाम में ये देखने को मिल जाए। अच्छा क्वेश्चन था। चलिए मालिक पढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है वाइड स्प्रेड इनवॉइस गुड्स टू इट्स ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 20, कॉस्ट का 20, सेलिंग प्राइस का 16.66। 16.66% of selling price या IP 1/6. Branch sells goods for cash as well as on credit. Branch met its expenses out of cash collected from its debtor and cashier. यानी ब्रांच अपने खर्चे खुद करता है और ये पैसा उसके पास कहां से आता है? तो वो पैसा जो उसके पास डेटर से आता है और कैशियर से आता है, उसमें से खर्चे करने के बाद बचा हुआ कैश वो एचओ को रेमिट कर देता है, लेकिन वो हमेशा 10,000 रुपए का कैश मेंटेन करता है। ये उसका इम्प्रेस्ड कैश होगा, क्लोजिंग पेटी कैश होगा। कैश। ठीक है, तो यही उसका ओपनिंग कैश होगा और यही उसका क्लोजिंग कैश होगा। अब आगे, ऑन 31st of March 2012 the assets at the branch were cash, debtor, stock at IP. जैसे ही ये स्टॉक देखा, क्या दिख रहा है आपको? जैसे ही ये स्टॉक लोडिंग। क्या छुपा है? लोडिंग स्टॉक रिकॉर्ड। तो लोडिंग निकालो जल्दी से, कितनी है? कैलकुलेट करिए लोडिंग कितनी है। सर 180। 1,80,000। 1080 का 1/6 180। हाँ 1000 में है। और फर्नीचर फिटिंग ये क्या है सर? ये है ओपनिंग डब्ल्यूडी। ओपनिंग डब्ल्यू। बनाओ जल्दी से ब्रांच अकाउंट और ये चारों चीज लिख दो। टू बैलेंस ब्रोट डाउन, चारों चीज चिपका दो। ओपनिंग ब्रांच एसेट्स टू बैलेंस ब्रोट डाउन कितना हो गया? 1080 प्लस 384 प्लस 10 प्लस 500 1974। तो 1080 का 1/6 ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखा। During the accounting year ended on 31st March 13, the invoice price of goods dispatched by HO2 branch 1,32,00,000। 1,32,00,000 के पीछे की 3 जीरो उठा दो। 13,200 रुपए, क्योंकि ऑल द फिगर्स इन 1000। तो ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स इनटू ब्रांच अकाउंट 13,200 और जैसे ये लिखोगे तुरंत 13,200 उसकी लोडिंग रिवर्स करोगे तो 13,200 का 1/6 2200 22,000 रुपए। आगे बोलते हैं कि सर जो ब्रांच को माल रिसीव हुआ उसमें से उसने 72,000 की इनवॉइस पैसा का माल वापस कर दिया। तो अभी जो एंट्री करी थी उसको उल्टा कर दो। तो 72,000 और 72,000 का 1/6 12,000 1200 लोटिंग ऑन रिटर्न सिर्फ 12। पीछे की 3 जीरो हटा दो। 1200 नहीं थे, 12,000 रुपए थे। 12,000 मतलब 1000, क्योंकि 12,000 मतलब 12, ऊपर 1000 कॉमन है। अब आगे, अदर ट्रांजेक्शन्स एट द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर वर एज फॉलोज। घर वालों को लेना चाहिए। बोलो कैश सेल
घर वालों को लगना सर चाहिए। मेनू की मेनू, क्रेडिट सेल, मेनू, मेनू की कैश कलेक्टेड बाय ब्रांच फ्रॉम डेट कस्टमर, मेनू की, मेनू अमाउंट अलाउड टू डेटर, मेनू की, मेनू मेनू की की मेनू की रिटर्न बाय कस्टमर भी मेनू की, मेनू की बेड डेट मेनू की, मेनू की और एक्सपेंसेस भी मेनू की, क्योंकि ऊपर लिखा मेनू था की ब्रांच के पास जो पैसा आता Yes, है sir. उसी में से वो खर्चे काट के बचे हुए पैसा एचओ को बेचता है। तो एक बार और मेनू की, मेनू की पूरी टेबल मेनू की है। 1 जनवरी 13 को, अच्छा हम खाते बना रहे हैं 12-13 के लिए, हम खाते बना रहे हैं 12-13 के लिए, और 1 जनवरी 13 को यानी 12-13 तब से 3 महीने बचे थे, जनवरी फरवरी मार्च। ब्रांच ने एक नया फर्नीचर खरीदा 1 लाख का, फॉर विच द पेमेंट वाज मेड बाय द एचओ। अरे यार, तो फिर काय का तुमने असेट्स खरीदी, पेमेंट तो हम नहीं कराए, तो ब्रांच अकाउंट डेबिट ब्रांच टू कैश कैश और ब्रैकेट में पेमेंट फॉर फिक्स असेट्स। सर अब ब्रांच की टोटल फिक्स असेट्स पहले 5 लाख थी, 1 लाख से और बढ़ गई 6 लाख हो गई। पहला इस पे डेप्रिसिएशन लगेगा पूरे साल भर का, इस पे और इस डेप्रिसिएशन पे 3 3 महीने, महीने का 3 महीने का ठीक है सर। आगे 31 मार्च को ब्रांच एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू 6,000 वर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, तो मतलब ब्रांच की क्लोजिंग लायबिलिटी भी है। तो अगर ब्रांच की असेट्स के लिए हम ब्रांच को क्रेडिट देते हैं तो ब्रांच की लायबिलिटी के लिए ब्रांच शुड बी डेबिट ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट क्रेडिट, सिर्फ 6, क्योंकि ऊपर फिगर 1000 में है। और बोलो सर, फर्नीचर, अच्छा कैश इम्प्रेस्ड अगेन 10,000, तो सर बाय क्लोजिंग ब्रांच क्लोजिंग असेट, और उसमें कैश वापस से 10,000, यानी पीछे के 3 जीरो हटा दो, ओनली 10। फिर इसके बाद फर्नीचर इज सब्जेक्ट टू डेप्रिसिएशन एट द रेट 16% पर एनम। तो सर जो 5 लाख का पुराना फर्नीचर पड़ा था, 5 लाख का 16% हुआ 80,000, इससे जा और 1 लाख का 16% साल भर का 16,000, 3 महीने का 4,000, 4,000 तो 84,000। तो क्लोजिंग 500 प्लस 600 माइनस 80, 5,16,000 तो 516 ओनली। ये हो गया आपका क्लोजिंग फर्नीचर फर्नीचर। और सर क्वेश्चन तो खत्म हो गया। बोले कोई बात नहीं, यस बाकी चीज तो हमको निकालनी है। सबसे पहले ब्रांच के पास पैसा कहाँ से आता है? सर देखो, कैशियर सेल से 1700 प्लस कलेक्शन फ्रॉम डेटर 2842 माइनस एक्सपेंसेस पेड 842। जितना ओपनिंग कैश था 10, उतना ही क्लोजिंग है, तो इसे प्लस करो और माइनस करो, बात तो वही आएगी। तो कुल Yes, मिला sir. के ये जो पैसा बचा, 11,700 इतना पैसा ब्रांच 11,700 एचओ को रेमिट कर दिया। तो आपने सर कैलकुलेशन ऑफ रेमिटेंस बाय ब्रांच, ओपनिंग कैश 10, कैश सेल 9,700, 900 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2842, एक्सपेंसेस पेड 842 842 और क्लोजिंग कैश वापस से 10, 11,700 11,000। तो 700 ब्रांच ने पैसा भेजा कैश टू ब्रांच ब्रांच 11,700। आ जाओ साहब, क्लोजिंग डेटर्स खेलते हैं। डेटर का ओपनिंग 384, क्रेडिट सेल्स 3140, माइनस कलेक्शन 2840, माइनस डिस्काउंट 58, माइनस रिटर्न 102, माइनस बेड डेट 37, 485 485 485 आ गया। ठीक है सर, स्टॉक अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक, तो वही डेबिट प्लस क्रेडिट माइनस। चलो, ओपनिंग स्टॉक कितना पड़ा था? 1080 प्लस एचओ ने कितना माल भेजा था इस साल? 13,200, याद है ना, 1,32,00,000, यस सर यस सर सर रिवर्स कर दिया था उसमें बैक माइनस 72 रिटर्न, माइनस सेल 9,700, माइनस सेल 340, कलेक्शन स्टॉक में नहीं जाता, डिस्काउंट स्टॉक में नहीं आता, रिटर्न बाय कस्टमर
तो माल बेचने से स्टॉक कम होता है, तो माल वापस आने से स्टॉक वापस बढ़ जाता है, प्लस बढ़ जाए 102। और इसके अलावा बैड डेट आएगा नहीं स्टॉक में, एक्सपेंसेस आएगा नहीं स्टॉक में, तो यही आपका क्लोजिंग स्टॉक है। कितना निकाला? 1470 अभी 1470 का क्या आया है? IP तो इसका 16 लोडिंग 245 245। और इसके साथ ये क्वेश्चन इतना अच्छा समाप्त। वन 1096 yes sir 1096 1096 10,96,000 ब्रांच का आ गया नेट प्रॉफिट। बोलो भाई साहब। यस सर और अब आ गया हमारा सबसे कलंदर क्वेश्चन। HLL की 3 ब्रांचें थी। HO था मुंबई में और ब्रांच थी मुंबई, इंदौर, कोलकाता। HO ब्रांच को माल भेजता था IP पे, लेकिन रिकॉर्डिंग करता था कॉस्ट पे। ब्रांच का डेबिट बैलेंस मतलब ब्रांच की असेट कितनी थी? सर 10,000 मुंबई, 13,000 इंदौर और 3,600 कोलकाता। मैं इसमें बस याद दिलाना चाह रहा हूं, करवाना नहीं चाह रहा। HO माल खरीद के ब्रांच को बेचता था, तो ये HO का खुद का ओपनिंग स्टॉक है, ये HO का खुद का परचेस है और ये HO का क्लोजिंग स्टॉक। तो इससे आपने निकाला कि हमने तीनों ब्रांचों को कुल मिला के 1,31,200 की कॉस्ट का माल भेजा। ब्रांच को ही माल मिलता था IP पे। तो आज अगर मैं ब्रांच को फोन लगाऊं, ए मुंबई ब्रांच, हाँ सर, हाँ सर, कितना माल पड़ा है तेरे पास? सर वो 6,000 का माल पड़ा है। IP पे कॉस्ट पे? क्या सर, आपने कब मुझे आज तक कॉस्ट डिस्क्लोज करी? अच्छा हाँ ठीक है, ओके ओके सॉरी। ए इंदौर, तेरे पास कितना माल पड़ा है? सर IP 5,000। कॉस्ट पता है तुझे? बोले आपने बताई नहीं सर। तो ये जो माल पड़ा है ब्रांच के पास, ये काय पे है? IP पे। ठीक है जबकि HO ब्रांच के खाते कॉस्ट पर मेंटेन करता है। तो पहले इसके अंदर से लोडिंग अलग करूंगा, तब मेरे पास कॉस्ट आएगी। हाँ यस जी। सर यस सर ब्रांच को हम सीधे सेलिंग प्राइस पे माल देते हैं। तुम मेरी ब्रांच हो, मैंने तुम्हें ये माल भेजा सीधे सेलिंग प्राइस पे, क्या तुम इसमें और कुछ जोड़ रहे हो? नो सर सर अगर तुम कुछ नहीं जोड़ रहे तो जो तुम्हारी COGS है वही तुम्हारी सेल है, क्योंकि COGS प्लस GP इक्वल्स टू सेल होता है। और अगर GP 0 है तो COGS ही आपकी सेल है। तो ब्रांच तुम्हारी हमारे पास COGS है, जो कि बेसिकली तुम्हारी सेल है, तुम्हारा ओपनिंग स्टॉक दे रखा है और तुम्हारा क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तीनों IP पे। इस क्वेश्चन में रेट ऑफ लोडिंग मिसिंग थी, तो COGS के फॉर्मूले को रिवर्स करो। ओपनिंग प्लस रिसीव फ्रॉम HO माइनस क्लोजिंग इक्वल्स टू COGS। तो COGS प्लस क्लोजिंग माइनस ओपनिंग निकालो, 64 प्लस 2 नेट। तो मुंबई ब्रांच को 66,000 की IP का माल मिला है HO से। इंदौर ब्रांच 60,000 प्लस 6 माइनस 1 यानी 61,000 की IP का माल मिला है इंदौर को। कोलकाता 36 प्लस 6 माइनस 37 37, तीनों का टोटल 6 6 12 3 15, 163 164। 164 तो HO ने जो माल 1,31,200 में भेजा था, ब्रांच को वही माल 1,64,000 में मिला था। तो डिफरेंस आ रहा था 32,800। और ये 32,800 क्या है? लोडिंग। लोडिंग तो लोडिंग ऑन ट्रांसफर प्राइस ऑफ 1,64,000, 20% 1,64,000 में से 20% 32,800 डिवाइड करे तो ये आया 20% ऑफ IP। तो आज मुझे पता है कि मुंबई को 66,000 की IP का माल मिला है, तो 66,000 का 20% होता है 13,200। तो बताओ, यस सर 52,800 का माल कॉस्ट 800 मिला है मुंबई को।
इंदौर का कितना आया था? 61,000। 61,000 का 20% होता है 12,200। 48,800। 48,800 मिला है इंदौर किसको? इंदौर को। कोलकाता को माल मिला था 37,000 का, है ना? 29,600। और 400 का माइनस किया तो ये आ गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंट। सर अब जब आपके पास रेट ऑफ लोडिंग है तो आप इसे भी कॉस्ट पे ले आओ। 6,000 का 20% 1,200। ओपनिंग स्टॉक 4,800। ओपनिंग 48। स्टॉक 4,000। ओपनिंग स्टॉक 4,000। ब्रांच का डेबिट बैलेंस एचओ की बुक्स में मुंबई 10,000 है। मैं कई बार बता चुका था डेबिट बैलेंस ऑफ ब्रांच अकाउंट मतलब ब्रांच की नेट एसेट्स। तो ब्रांच की ओपनिंग नेट एसेट्स 10,000 है, जिसमें स्टॉक 4,800 का है, तो बचा हुआ 5,200 क्या आ गया? अदर एसेट्स। अदर एसेट। अदर एसेट। यहां पर बैलेंस था 13,000। 13,000 में स्टॉक कितना है कॉस्ट पे? 4,000, यानी अदर 4,000 का 9,000। 9,000। 9,000। कोलकाता की नेट एसेट से 3600 ओपनिंग, जबकि स्टॉक है 4,000 ओपनिंग, मतलब -400 आ रहा है। 400 की लाइबिलिटी। 400 की लाइबिलिटी। मतलब कोलकाता ब्रांच में 400 की लाइबिलिटी है। अब सर ये बना लिया ब्रांच अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन 10,000, 13,000, 3,600 हटाओ, ब्रेकअप ही नहीं करा। टू गुड्स एंड टू ब्रांच कितना आया था? 48,800 नहीं, 52,800। 48,800, 29,400 या 600? 600। 29,600। ब्रांच ने माल बेचा मेनू की, ब्रांच ने पैसे भेजे, मेनू मतलब है बाय कैश 60, 52, 36। अच्छा, क्या इस क्वेश्चन में ब्रांच ने कोई इनडायरेक्ट खर्चे किए हैं? नो सर। तो फिर नो सिंपल सर। ब्रांच सेल्स मल्टीप्लाइड बाय नो रेट ऑफ सर। लोडिंग इक्वल्स टू ब्रांच का जीपी। और जो ब्रांच का जीपी वो ब्रांच का एनपी है, क्योंकि ब्रांच में कोई इनडायरेक्ट खर्चे नहीं है। नहीं। तो जाएगा टू जनरल पी&एल कितना? 64,000 की सेल का 20% 12,800। 60,000 की सेल का 20% 12,000। 36,000 की सेल्स का सर 20% लाइबिलिटी लिखने लगे। 7,200। तो बैलेंसिंग फिगर में आ गया क्लोजिंग ब्रांच एसेट्स। अच्छा मैंने क्या करा था? मैंने ओपनिंग एसेट्स का ब्रेकअप नहीं करा। अगर आप चाहो तो इसका ब्रेकअप कर सकते हो। 4,800, 5,200। तो फिर क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा। 8,000 का 80% 6,400। 6,000 का 4,800। 6,000 का 4,800। तो जो कोलकाता ब्रांच थी इसकी ओपनिंग लायबिलिटी 400 थी, क्लोजिंग लायबिलिटी भी इसमें 400 ही है। याद आ रहा है? यस सर। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. ये क्वेश्चन याद आ रहा है? Yes, sir. यस सर। तो सर अब आपके पास टास्क है, और टास्क है क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूटी सोप्स आगरा कानपुर। याद आ रहा है कुछ क्वेश्चन? Yes, sir. Interbranch transfer with Ismail. हाँ, तो सर जरा जल्दी से इस क्वेश्चन को करके दिखा दो, क्योंकि ये मैं नहीं करवाऊंगा। ओके सर। ओके। पहले क्या करोगे? सबसे पहले आप क्या करना, सुन लो पहले। सबसे पहले ओपनिंग असेट डेटर और स्टॉक डाल देना। आपने क्वेश्चन पढ़ लिया तो आपको पता है कि माल भेजा उसकी लोडिंग, ओपनिंग स्टॉक उसकी लोडिंग, माल वापस आया उसकी लोडिंग, माल ट्रांसफर किया कितना आएगा? जिसने ट्रांसफर किया उसका क्रेडिट, जिसको ट्रांसफर मिला उसको डेबिट, जिसने ट्रांसफर किया उसकी लोडिंग डेबिट, जिसको ट्रांसफर मिला उसकी लोडिंग क्रेडिट। फिर ब्रांच के खर्चे डायरेक्टली एचओ पे कर रहा है, क्योंकि ब्रांच के सारे खर्चे एचओ पे करता है, ऐसे ऊपर लिखा हुआ था। आपको ये 3 कैलकुलेशन करना पड़ेंगी। जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा उसका क्लोजिंग स्टॉक सब बन जाएगा, और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। जल्दी 10 मिनट है आपके पास। क्या ब्रांच सिंपल डाटा का पूरा रिवीजन एक बार फिर से हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. पूछता हूँ लेकिन कि आपको कितना याद है। चलिए करिए इसको।